हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था नॉन कमर्शियल एनर्जीज़ और कमर्शियल एनर्जीज़, और इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जी का ही टाइप होता है रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल एनर्जीज़ कौन सी एनर्जीज़ होती हैं? रिन्यूएबल एनर्जीज़ वो एनर्जीज़ होती हैं विच कैन बी रिन्यूड, ठीक है, या विच कैन बी रिप्लेनिस्ड। मतलब ऐसी एनर्जी जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जो है कभी भी क्या हो सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं, देखो, नवीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं तथा इस प्रकार की ऊर्जा को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनको कभी भी हमें क्या कर सकते हैं, समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, देखिए जैसे कि सोलर एनर्जी है, ठीक है। सन से जो एनर्जी मिल रही है हमें, सोलर एनर्जी मिल रही है। सूर्य से कौन सी मिल रही है हमें, सोलर ऊर्जा मिल रही है। तो सन की एनर्जी जो होती है एक पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब क्या होती है, वो दोबारा से क्या हो सकती है, वो रिन्यू हो जाती है, वो एनर्जी दोबारा मिल जाती है एक शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल सोर्सेज आर दो सोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड ओवर ए शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। एक छोटे से पीरियड में, छोटे से अंतराल में, छोटे से अंतराल समय में वो एनर्जी जो होती है हमें दोबारा से मिल जाती है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सी होती है हमारे पास? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास वो रिसोर्सेज होती हैं जो रिन्यूड नहीं होती हैं शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ अ टाइम में, जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम्स लगता है, मान लो कि 100 साल लग रहे हैं या 50 साल लग रहे हैं, ठीक है। वो काफ़ी टाइम में क्या होती है, रिन्यूड होती हैं। तो वो हमारे पास कौन सी होती है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे कि हमारे पास कोल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, ये सारी। क्योंकि जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, है ना, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो हम लोग वेस्ट करते हैं एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। फिर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो उस वजह से जो हो रही है हमारी एनर्जी जो होगी वो रिमूव ज़्यादा जल्दी जो होगी रिन्यूड नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे पास वो रिसोर्सेज हो गई दैट रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश इटसेल्फ एट द रेट, ठीक है। वो खुद क्या होती है, रिन्यूड हो जाती है एट अ शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी renewed over a shortest period of a time। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के क्या एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, ये सारी एनर्जीज हो गई हमारे पास। और नॉन रिन्यूएबल के तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया। भाई देखिए, कोल पेट्रोल क्या हो रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। तो और जो कोल पेट्रोल होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड में दोबारा से नहीं आते हैं, रिन्यू नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि भैया आज खर्च किया तो कल को वापस आ गया उतने पेट्रोल, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। ये इनको काफ़ी टाइम लगता है हमारे पास। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ दीज टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज वर्क कैसे करती हैं। तो देखिए, जैसे कि सनलाइट हो गया, तो सनलाइट क्या है, हमारे भाई प्लैनेट पर है ही, हमारे प्लैनेट पर, ठीक है। तो उसकी जो है हमारे, उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है वो डेली ही मिल रही है, ठीक है। विंड, हवा, एयर तो हमें मिल ही रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि हवा नहीं मिल रही है हमें। ये शॉर्टेस्ट पीरियड हमारे टाइम में हमारी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि 5 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम बता दो, तो आप लोग बता देना, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गए, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये सारे, पेट्रोल हो गया, इनके सारे आप नाम बता सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक रह गया था एनर्जी का। तो हम लोगों ने एनर्जी के टॉपिक को कवर कर लिया है। एनर्जी के टॉपिक में हम लोगों ने प्राइमरी एनर्जी को कवर किया है, कमर्शियल एनर्जी को कन्वर्ट किया था, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को। तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में एनर्जी के बारे में, तो आप तीनों के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ ए सोलार एंड विंड पावर जनरेशन के, ठीक है। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ अ सोलार एंड द विंड पावर जनरेशन हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर हमारा एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। तो कैपेसिटी फैक्टर को मैं समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, यह विद्युत शक्ति संयंत्र पर औसत वैद्युत भार तथा उसके निर्धारित क्षमता का अनुपात है। ये संयंत्र का भार गुणांक भी होता है जिसका मान 1 से कम होता है, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, देखिए, कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड, औसत वैद्युत भार, ठीक है, औसत वैद्युत भार तथा
रेटेड, उसकी निर्धारित क्षमता का अनुपात होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर। सिंपल भाषा में ये है, जैसे कि हम लोगों ने प्लांट लगाया किसी भी चीज़ का, मान लो सोलर प्लांट लगाया या विंड टर्बाइन का प्लांट लगाया या न्यूक्लियर प्लांट लगाया, कोल्ड फील्ड प्लांट लगाया, तो इन प्लांट की क्षमता को निर्धारित करता है, ठीक है। इन क्या करता है, प्लांट की कैपेसिटी फैक्टर हमें क्या बताता है, प्लांट की क्षमता को निर्धारित करता है कि भाई जो प्लांट है इसकी कितनी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता को क्या करता है, वो निर्धारित करता है। जैसे चलो मैं आपको बताता हूँ किस टाइप से। सपोज करते हैं हम लोगों ने कोई पावर प्लांट ले लिया, ठीक है। मैं ग्राफ की मदद से बताऊंगा आपको, ग्राफ बना के बताता हूँ, ठीक है। पावर प्लांट ले लिया, इसमें हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग पावर दे रहे हैं। पावर किस में दे रहे हैं, 1 वॉट में पावर दे रहे हैं, इसमें टाइम ड्यूरेशन हमने लगा दिया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स इसको। ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनना चाहिए था, बट चलिए कोई नहीं, ओके इट्स पॉसिबल। यहाँ पर क्या है, हमारी पावर है वाई एक्सिस में, और इधर क्या है हमारे पास, टाइम है। हम लोग टाइम ले लेते हैं, आवर्स में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पावर लिख देते हैं 0 से, मान लो सपोज करो हमने 100 दे दी, 100 मेगावाट। यहाँ पर हमने दे दी 150, और जो 200 मेगावाट पावर है वो हमारी क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। क्या है हमारे पास, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी कि हमारे पास क्या है, रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की भाई इस प्लांट की इतनी कैपेसिटी है 200 मेगावाट। मतलब हमने प्लांट लगाया किसी भी चीज़ का, उसकी कैपेसिटी कितनी है भैया, 200 मेगावाट है। बाकी का हम जो है टाइम के साथ उतनी पावर दे रहे हैं। मान लो 8 घंटे में, यहाँ पर हम घंटे लिखेंगे, 8 में 12 में पावर इतनी हो गई, 15 में पावर 150 चली गई, 8 में 100 मेगावाट थी, ठीक है। इस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम लोग। 18 आवर्स में इतनी पावर हो गई, और ये हमारे पास 24 आवर्स में इतनी पावर हो गई। तो हमारे पास भाई फॉर्मूला क्या था कैपेसिटी फैक्टर का, या फिर पावर फैक्टर निकालने का, पावर कैपेसिटी फैक्टर निकालना, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पावर कैपेसिटी फैक्टर की भैया प्लांट की क्षमता की, कितनी प्लांट की हमारे पास क्षमता है। तो PCF क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एवरेज लोड एट प्लांट, जितना लोड आ रहा है प्लांट पर, ठीक है, कितना लोड आ रहा है, यानी कि पावर हो गई, एवरेज पावर हो गई हमारे पास, जो हमारे पास पावर हो रही है, अपॉन PC, मतलब हमारे पास कौन सी हो गई, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, या फिर हमारे पास क्या हो गया, ये रेटेड कैपेसिटी ऑफ द प्लांट की, भाई इतनी कैपेसिटी है प्लांट की, है ना। तो इसकी हमने कैपेसिटी कितनी है प्लांट की, 200 मेगावाट। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, वैसे आते नहीं है, अगर मान लो न्यूमेरिकल आता है तो उसमें दे रखी होती है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अ पावर प्लांट। तो मान लीजिए एक पावर प्लांट है, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने मान ली कि 200 मेगावाट है, ठीक है। और कितनी कितनी पावर मिल रही है, सपोज करो मान लो 8 घंटे में उसको 100 मेगावाट पावर मिली, फिर 12 घंटे में उसे कितनी मिली, 150 मिली, फिर 12 से 15 घंटे तक 150 ही मिल रही है पावर, फिर थोड़ी सी कम हो रही है 100 मेगावाट, फिर 100, फिर इस तरीके से उसे 24 आवर्स में, यानी कि 24 घंटे में इस तरीके से उसको पावर मिल रही है, यानी कि प्लांट की कितनी क्षमता है। तो अगर हमें एवरेज निकालनी है, ठीक है, अगर मुझे देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ का अगर मैं एवरेज निकालूंगा, टोटल ये ग्राफ है, तो एवरेज किसी भी चीज़ का कैसे निकाल सकते हैं, इस ग्राफ को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या निकाल देंगे, उसकी एवरेज निकाल देंगे। तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसके एरिया को कवर कर लेंगे, अगर हम इसके एरिया को, यानी कि इसके क्षेत्रफल को, जो हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल को कैलकुलेट कर लूँगा तो उससे क्या निकल आएगा, इसकी एवरेज पावर, ठीक है। तो पावर एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें पावर एवरेज इज इक्वल टू जो भी एरिया हो गया, तो मैंने ये कैलकुलेट कर रखा था, ये एरिया आ रहा था 25 to 25 मेगावाट, ठीक है। तो अगर मुझे पावर एवरेज निकालनी है तो 25 मेगावाट पावर पर आवर, ठीक है। तो कितने आवर्स हो रहे हैं हमारे पास इसमें, पूरा एक दिन हो रहा है, यानी कि 24 आवर्स हो रहे हैं इसमें, ठीक है। तो पावर एवरेज अगर मुझे निकालनी होगी तो कैसे निकाल दूँगा, जितना एरिया कवर्ड किया है ये ग्राफ ने, जो भी ये सारा शेडेड पोर्शन में से शेड कर रहा हूँ, ये सारा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया कैलकुलेट डिवाइडेड बाई टाइम, जितना हमारे पास टाइम था, टाइम कितना था हमारे पास 24 आवर्स में इतना एरिया कवर्ड हुआ, तो ये क्या आ जाएगी, P एवरेज आ जाएगी। तो इसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 25 to 25 मेगावाट डिवाइडेड बाई
24, ठीक है, एक मिनट रुकिए, कैलकुलेट करता हूँ। तो ये आ रहा है अप्रॉक्स 1052 मेगावाट, ठीक है। तो ये कितनी आ गई, इसकी पी एवरेज की वैल्यू आ गई हमारे पास। पी एवरेज इज इक्वल टू आ गया 105.2 मेगावाट, ये हमारे पास पी एवरेज आ गया। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कि हमारे पास रेटेड कैपेसिटी कितनी है, मतलब प्लांट की जो कैपेसिटी है वो कितनी दे रखी है हमें, 200 दे रखी है। तो इसको 200 मेगावाट तो डिवाइड कर देंगे हम स्टूडेंट्स, ओके, कितना था 105 डिवाइडेड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई दैट इज 0.526, कितनी आ गई 0.526। तो हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था कि जो हमारे पास क्या होता है, संयंत्र भार के गुणांक वह होता है जिसका मान 1 से कम होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 से कम होता है। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.526 आ रही है। न्यूमेरिकल देखिए आएगा नहीं, बस समझाने के लिए मैंने आपको ये बनाया था। इस तरीके से हम किसी भी प्लांट की जो होते हैं कैपेसिटी फैक्टर को या उसका पावर कैपेसिटी फैक्टर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो कितनी आई है, 0.526 आती है। लेकिन अगर आइडियल वैल्यू कहें तो इसकी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 होती है। आइडियल वैल्यू 1 होती है और इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, और आइडियल वैल्यू कहें तो कितनी होगी इसकी, पावर कैपेसिटी फैक्टर की, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला और होता है प्लांट लोड फैक्टर से, लेकिन उसको छोड़िए। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल फ्यूल रिजर्व। देखिए ग्लोबल फ्यूल रिजर्व का मतलब होता है वैश्विक ईंधन आरक्षित, मतलब कितना फ्यूल्स, जो भी हमारे पास फ्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे पास कोल है, पेट्रोल है, ये सारे जो फ्यूल्स हैं हमारे पास, ये सारे फ्यूल्स किस हिसाब से रिजर्व हैं, मतलब ठीक है, उनका कितना यूज़ हो रहा है और वो कितने हमारे लिए आगे के लिए रिजर्व हैं, कितना हम उनकी क्वांटिटी का इस टाइम यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में कितना यूज़ कर चुके हैं, और फ्यूचर में वो हमारे लिए कितने अवेलेबल हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, विश्व में फ्यूल कितनी मात्रा में खपत हो रही है, मतलब विश्व में जो फ्यूल की जो किस मात्रा में, किस कैपेसिटी में जो हो रहा है उसका यूज़ हो रहा है, और फ्यूल कितने समय में समाप्त की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी वही मैं कह रहा हूँ कि कितनी क्वांटिटी में हम जो होता है अपने फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, और वो किस मात्रा में क्या हो सकते हैं, कितने टाइम में आगे जाकर वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इस विषय को जानने के लिए विश्व में उपलब्ध फ्यूल रिसोर्स को निम्नलिखित बिंदुओं से जानेंगे। हमें कुछ पॉइंट हमने इसमें बनाए हैं। तो पहला पॉइंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के बाद में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल में जीवाश्म ईंधन में पहला क्या आ रहा है हमारे पास, कोयला। तो विश्व में जो है हमारे पास, देखिए इन पॉइंट्स में लिखिएगा, मैंने जैसे लिखा है पॉइंट्स में, तो आप भी पॉइंट्स में ही लिखिएगा, इसलिए मैंने आपको पॉइंट्स में प्रोवाइड किया है। विश्व में कोयले की उत्पादकता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि सन 2000 तक कोयले की उत्पादन कितना हो रहा था, 11.2 × 10⁻⁶ मीटर टन हो रहा था 2000 तक, ठीक है। रूस, चाइना, अमेरिका में लगभग विश्व का 70% कोयला का भंडार सुरक्षित रहता है, ठीक है, इन सारे देशों में। उसके बाद है पिछले 131 वर्षों में कोयले का उत्पादन जो है 4.9 × 10⁻⁶ मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो रहा है। मतलब जो लास्ट 131 ईयर्स हैं उसमें जो कोयले का उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4.9 × 10⁻⁶ हो रहा है। तो इसको देखते हुए, मतलब इस हिसाब से अगर हम क्या कहते हैं कोयले को यूज़ कर रहे हैं अपने वर्क के लिए, तो इसके हिसाब से जो आगे होगा यानी फ्यूचर में जो होगा 2250 में कोयले का भंडार समाप्त हो सकता है, यानी इतने ईयर में आकर वो जो होगा कोयले का जो है हमारे पास भंडार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इनको पॉइंट्स में ही लिखिएगा। तो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक में जो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे ऑयल्स वगैरह के बारे में, तो उसमें यही होगा कि कितना हम यूज़ कर रहे हैं उसका, किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, और कितने वर्षों में जाकर, कितनी फ्यूचर में जाकर वो समाप्त होने के उसके चांसेस हैं। थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में सभी लोग अपनी नेम एंड रोल नंबर ज़रूर एंटर कर दीजिएगा।